हेलो एवरीवन। सो अराउंड 8 फेब को मैंने एक पोल कंडक्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें ऑलमोस्ट 91% लोगों ने बोला कि सर वी शुड बी गोइंग ईयर वाइज फॉर PYQ एनालिसिस। ठीक है। सो व्हाट आई थॉट इज कि जो अपनी कंपास सीरीज चल रही है इन विच वी आर गोइंग टॉपिक वाइज, मैं उसकी PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। एंड अभी तक 6 PDFs आ भी चुकी हैं। टुडे व्हाट विल बी डूइंग इज कि आज अपन एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे PYQ लेक्सिकन, जिसमें अपन लोग मेनली फोकस करेंगे जो माइंडसेट चाहिए प्रीलिम्स को अप्रोच करने के लिए। सी लेस देन 100 डेज आर लेफ्ट एंड आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, है ना। और व्हेन आई से माइंडसेट दैट मीन्स जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट रहता है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। इट इन ईजी टर्म इट मीन्स बेंडिंग योर माइंड इन अकॉर्डिंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम। जो लैंग्वेज है प्रीलिम्स की उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बेंड करना। ठीक है। ये मैं बताऊंगा कैसे आगे। साथ में व्हाट विल बी डूइंग इज कि अपन होलिस्टिक और माइक्रो थीम एनालिसिस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे IMF है, IMF में एक क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है इससे पिछले साल, जैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था। एट द सेम टाइम ऑल्सो अपन ये देखेंगे कि क्या IMF से और भी कोई क्वेश्चन आ चुका है क्या। बिल्कुल आ चुका है। ठीक है। तो हम एक होलिस्टिक एनालिसिस करेंगे माइक्रो थीम की। ठीक है। जो बोलते हैं ना अपन 360 डिग्री अप्रोच, ये वही है। ठीक है। एट द सेम टाइम हम साथ में पेरिफेरल कंटेंट पे भी फोकस करेंगे। जैसे यदि इस साल यूपीएससी ने पूछ लिया रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और अगले साल यूपीएससी पूछता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द पेरिफेरल कंटेंट। और कई बार यूपीएससी ये चीज़ करता है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है। दिस इज अबाउट मी। मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है एंड आई हैव क्लियर प्रीलिम्स ऑल द 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स विद फॉरेस्ट कट ऑफ। ऑलमोस्ट 30% मार्क्स मेरे ज़्यादा रहे हैं कट ऑफ के। ठीक, +30 पे। सो ये 2022 का पेपर है। व्हाट विल बी डूइंग इज कि अपन 2022 से शुरू करके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, लाइक 2021, 2020 एंड एट लास्ट अपन लोग 2023 और 2024 का पेपर देखेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ना, मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना वो है रैपिड। ठीक है। अब आप किसी भी बैंक को जब अप्रोच करते हैं या बैंक के बारे में पढ़ते हैं, बैंक कभी भी रैपिड लैंडिंग नहीं करता है, कभी भी नहीं। बैंक ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लैंड करता है फॉर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, है ना। ये रहता है बैंक की लैंडिंग के ड्यूरेशन। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बैंक लैंड करता है ना। अब तो बैंक को तो अपन वैसे ही काट देंगे क्योंकि ये रैपिड फाइनेंसिंग कर ही नहीं सकता बैंक कोई। अब आता है UNEP। यार देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ सस्टेनेबल रहेगी और कोई भी सस्टेनेबल चीज़ की इन्वेस्टमेंट ना रैपिड नहीं होगी। ये अपन लॉजिक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो एनीवेज IMF ही आंसर रहेगा इसका। ठीक है। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट थीम ऑफ UPSC। कैसे सी, क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड था? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। ये कोई नहीं बताता है बट ये क्वेश्चन रिपीटेड था। ये जो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी है इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2007 पे। और ये जो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी है, इसी की जो 3 फैसिलिटीज़ हैं उसमें से एक है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरी एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी और तीसरी स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। ये PDF में डाउनलोड कर दूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। इसी फैसिलिटी का पार्ट है ये तीनों। इस फैसिलिटी पे क्वेश्चन आ चुका है और इसी पे UPSC ने इस बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। IMF पे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं गोल्ड ट्रांच पे। जब अपन 2020 का पेपर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तब अपन इसको भी देख लेंगे। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ओफो, इस क्वेश्चन ने इतना खलबली मचाई है एंड फॉर नो रीजंस।
ठीक है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा आप लोगों को कैसे। यदि इस क्वेश्चन में आप लोगों को नीर और रीर का मतलब पता भी नहीं है ना, आपका ये क्वेश्चन सिर्फ दो इजी कंसेप्ट से सॉल्व हो सकता है। नीर रीर का मतलब ना भी पता हो तो भी, मैं भी बता रहा हूं कैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ना आपको सिर्फ दो चीज पता रहनी चाहिए, नॉमिनल और रियल के बीच का रिलेशनशिप, और दूसरा एक्सचेंज रेट का मतलब, दैट्स इट। नीर रीर से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन लोग सिर्फ ये दो चीजें लेके चलेंगे और इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे भी देखिए, अपने को पता है कि नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल। ठीक है, दैट मीन्स जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा उतना ज़्यादा नॉमिनल और रियल के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, है ना। नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल, ये कोई भी इकोनॉमी की बेसिक बुक में भी अपने को पता चलता है। अब आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। नीर और रीर को भूल जाइए, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना नॉमिनल और रियल के बीच में डाइवर्जेंस बढ़ेगा। यही मैंने बोला, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, 1 और 2 कैंसिल। ठीक है, अब दूसरा एक कॉमन सा कंसेप्ट है, अपन लोग बोलते हैं ना करेंसी गिर गई, है ना, रुपया गिर रहा है डॉलर के भाव में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब कि यदि डॉलर आज 80 रुपए है और कल के डेट में ये 90 रुपीज़ हो जाएगा, देन दिस इज डेप्रिसिएशन, राइट। करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, यही बोलते हैं अपन। बस इतना ही पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। सपोज हम एक यूनिट 10 रुपए की सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 रुपए की। अब यदि करेंसी अप्रिशिएट होती है, फॉर एग्जाम्पल यदि $1 80 रुपीज से 70 रुपीज का हो जाता है, तो हम कितनी यूनिट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे? 7 यूनिट्स। ये याद रखिएगा, ये है एप्रिसिएशन का भाव, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यदि $1 80 रुपए से 90 रुपीज चले जाता है, मतलब कि एक्सचेंज रेट फॉल हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है एक्सचेंज रेट, तो हम कितनी यूनिट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे? 90 रुपीज में कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे? 9 यूनिट्स। दैट मीन्स एप्रिसिएशन पे हम 7 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, डेप्रिसिएशन में हम 9 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो 9 एक्सपोर्ट है ना, यही है इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस। जितना ज़्यादा करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जितना ज़्यादा करेंसी डिवैल्यू होती है, उतना ज़्यादा कोई भी कंट्री की ट्रेड बैलेंस, उतना ज़्यादा कोई भी कंट्री की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। रीर को आरी हटा दीजिए, एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। अभी देखे 80 से 90 हुआ, जब डिक्रीज हुआ एक्सचेंज रेट तब हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। दैट मीन्स सेकेंड इज रॉन्ग। अब जहां जहां सेकेंड है उसको काट दीजिए, दिस इज द राइट आंसर। इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें आपने को नॉमिनल और रियल और एक्सचेंज रेट का मतलब पता रहना चाहिए, बस, दैट्स इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऑफन रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन कब हाई रहेगा? कब हाई रहेगा इन्फ्लेशन? जब रुपीज़ का जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा रहेगा, यही है। बहुत सारा मनी सप्लाई जब बहुत कम आइटम्स को चेस करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये अपने को पता है, बहुत कॉमन। फर्स्ट सेकंड लाइन की चीज़ बता रहा हूँ मैं इन्फ्लेशन के चैप्टर की, है ना। अब जब रुपीज़ बहुत है मार्केट में, तो उसके लिए जो आरबीआई है उसको क्या करना पड़ेगा कि रुपीज़ को वो सक कर ले, अंदर ले ले, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? नहीं, इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे? जब वो सेल करेगा तभी तो उसको बदले में रुपए मिलेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो देगा, है ना।
तो इट शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जैसे ही अपन सेल बोलेंगे ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसके पीछे इतना ज़्यादा फसाड क्रिएट करा जाता है इन क्वेश्चंस के ऊपर, और इनको इतना कठिन बना के आपके सामने रखा जाता है कि आप पैनिक करें उस चीज़ से, ठीक है। जबकि आप देखो कितना इजी, क्या यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा? हर साल पूछ रहा है यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन। इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट एंटिटीज, स्टेरलाइजेशन, ओपन मार्केट, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा और पैसे को मार्केट से फ्लश करेगा, अंदर लेगा पैसों को, स्टेरलाइजेशन बोलते हैं उस चीज़ को। ओपन मार्केट ऑपरेशन 2023, 2013 ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। तो ये समझ गए? अभी देख लेते हैं, क्योंकि इवन दो अपना आंसर आ गया है, बट अपन सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। यही है। देखिए, डेप्रिशिएट कब होगी करेंसी? जब उसका एक्सेस है मार्केट में। जैसे बहुत सारे डॉलर, बहुत सारे रुपीज़ हैं मान लो, और बहुत कम डॉलर है, तो रुपी डेप्रिशिएट करने लगेगा, ठीक है। अब इस डेप्रिशिएशन की लाइकली टू सेल डॉलर्स, आरबीआई क्या करेगा? डिमांड एंड सप्लाई को इक्वलाइज करने के लिए आरबीआई, क्योंकि सिंस रुपीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आरबीआई डॉलर की क्वांटिटी भी मार्केट में बढ़ाएगा, है ना। और इसीलिए यूपीएससी सेल करेगा डॉलर्स को। तो ये सही। क्या ये क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है? सेम क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए। Which one of the following is not the most likely measure the government RBI take to stop the slide of Indian rupee? Verbatim है, if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollar. Stop the slide of Indian rupee. Verbatim क्वेश्चन रिपीट है 2019 से, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सही बनाए और आगे निकल गए, बस। दिस इज द लेवल ऑफ एनालिसिस यू नीड, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको अपन आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड क्वेश्चन आगे है। तो अपन ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ना इंटरेस्ट रेट का, ये फेड टेपरिंग से रिलेटेड है। फेड टेपरिंग, या इसको अपन टेपर टेंट्रम्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर अपन आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। नहीं पता, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, ठीक है। अब देखिए, जो G20 है, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। जो G20 है, इंडिया उसका पार्ट है, ठीक है। प्राइमरली जो G20 है ना, वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? जो ग्रेट 20 इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वही इसका पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कशन करना रहता है वाइड रेंज पे, वो G20 में होता है। अब इंडिया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी यूपीएससी नेगेटिव लाइट में शो नहीं करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। G20 पार्ट है, G20 इंडिया पार्ट है G20 का। यूपीएससी कभी भी G20 को एक खराब लाइट में शो नहीं करेगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। कैसे? इट इज एन इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, है ना। गरीब कंट्रीज की जो डेट है उसको, उसके लिए हेल्प करता है G20। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी अपनी। अब अपन पहले स्टेटमेंट पे चलेंगे, पेरिस क्लब वाली। देखो, जो लोग आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं ना, सिर्फ ट्रिक्स, ब्लाइंडली ट्रिक्स फॉलो करो, वो बोलेंगे यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ना हमेशा गलत होते हैं, तो उसको रॉन्ग मार देना। आप यहाँ पे रॉन्ग मार दोगे और आपके -2.66 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो इस क्वेश्चन को सही मान के चल रहे थे, है ना। 1/3 तो आपके गलत होंगे ही, बट क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सही मान के चल रहे थे, तो आप 2.66 गिनो इसको। पेरिस क्लब इज द राइट आंसर। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां तक कैसे आना है आपको। देखो, मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा, जो अनकॉमन और जो बहुत जो ऑर्गेनाइजेशंस फेमस नहीं है ना, और जो बहुत अनकॉमन ऑर्गेनाइजेशंस है, यदि उनका नाम आ जाता है ना, वो मोस्टली सही ही होता है। लेकिन यूपीएससी कहीं भी
उन ऑर्गेनाइजेशंस को गलत करती है जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत फेमस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल WTO, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल IMF। यूपीएससी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को गलत क्वेश्चंस में फ्रेम करती है, लेकिन जो इनफेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूपीएससी मोस्टली उन ऑर्गेनाइजेशंस को सही फ्रेम करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं प्लीज तुक्केबाजी और ट्रिकबाजी के चक्कर में उसको गलत करके मत आइएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन की उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, क्या उसको बहुत इजीली ट्विस्ट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। इसमें पूछ रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के एडवांटेजेस। प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, एडवांटेजेस पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होते क्या है। ऐसे बॉन्ड जो हमको इन्फ्लेशन से बचाते हैं, ऐसे बॉन्ड जिसके प्रिंसिपल में इन्फ्लेशन रहता है, जैसे कि ये। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इन्फ्लेशन पे हम जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉन्ड को, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। बिल्कुल कर सकती है गवर्नमेंट, ये कूपन रेट है। ठीक है, ये कूपन रेट है और बिल्कुल गवर्नमेंट इसको कम कर सकती है, बिकॉज कूपन रेट इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन। यदि देश में इन्फ्लेशन कम है कूपन रेट भी कम रहेगा, यदि देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है कूपन रेट भी ज़्यादा रहेगा। तो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। ठीक है, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। गवर्नमेंट कैन इस कैन में जाइएगा, कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स, है ना, गवर्नमेंट कैन डू दैट। ठीक है, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। भैया यही तो मतलब है इस क्वेश्चन को पूछने का। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही। ठीक है, अब अपन कंफ्यूज हैं दो, इसमें और इसमें। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सटल डिफरेंस है। यदि ये क्वेश्चन में पूछा जाता टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, ठीक है, सी अवर्स इज अ वेरी हाई टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन कंट्री, बहुत अपने देश में टैक्सेशन हाई है। ठीक है, तो बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे देश में एग्जेम्प्टेड है टैक्सेशन से, है ना। और इसीलिए जब भी अपन किसी चीज़ को पढ़ते हैं नॉट टैक्सेबल, इट बिकम्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी बेनिफिट दे रही है इन्फ्लेशन पे, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आप नॉर्मल बॉन्ड में इन्वेस्ट करें ना तो आपको मिलेंगे सिर्फ 50 रुपीज़ इंटरेस्ट, लेकिन यदि आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेंगे 53% इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो 1050 होना था वो 1113 हो जाएगा आपका ऐड होके। तो क्या गवर्नमेंट इसके प्रॉफिट पे भी आपसे टैक्स नहीं लेगी, डेस्पाइट बीइंग दी हाई टैक्सेशन कंट्री? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा बस। नॉट टैक्सेबल इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। यार देखो, अपनी जो कंट्री है ना और जो यूपीएससी है उसको ना एक थीम बहुत प्यारी है, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, यूपीएससी फ्रेम करेगी जिसमें SMEs को डिसएडवांटेज शो किया जाए, और ना गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेगी जिसमें SMEs को एक डिसएडवांटेज हो। ठीक है, यदि जो भी फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो यदि खुद का सामान बेचने लग जाएं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, तो जो SMEs हैं वो कहाँ बेचेंगी अपना? क्या उनके पास उतना क्लाउट है, क्या उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो मेजर प्लेयर्स जैसे कि वॉलमार्ट वगैरह से भिड़ जाएं
और उनके द्वारा दिए गए डिस्काउंट से भी compete कर सके? नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। फॉरेन ओन्ड कंपनीज अपने गुड्स को मार्केट प्लेस में नहीं बेच सकती है। ठीक है, ये तो ये आपको लॉजिक लगाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, ये आपको धीरे धीरे लॉजिक लगा के ही समझ में आएगा कि यार इस स्टेटमेंट से एसएमईज को खतरा है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेगी। दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, लॉजिकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखिए जो बिग सेलर्स रहते हैं, जो बिग क्लाउड वाले हैं, जैसे सपोज रिलायंस है ना, अब रिलायंस ही यदि पूरे मार्केट, पूरे जो जितने भी अमेजोन के सारे प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट्स हैं, वो यदि रिलायंस के ही थ्रू जाने लग जाए, तो जो एसएमईज है उनको तो खतरा हो जाएगा इस चीज़ से, वो नहीं compete कर पाएंगी। तो हमेशा जो बिग सेलर्स रहते हैं ना, उनको जो स्टेक्स रहते हैं उनके लिमिटेड रहते हैं। किसी भी उसमें आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको सही ही मिलेगी, क्योंकि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। और जो रिलायंस है वो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली रिलायंस, प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ चला जाएगा। वो इतने हाई डिस्काउंट देगा कि एसएमईज वगैरह उससे compete नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाती है, बट यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत लिया था। यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया था, बट मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आंसर की देखी, मैंने उनके एक्सप्लेनेशंस पढ़े, मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, और उन सब में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत ही है। ये सही है, ये सही है। इसका आंसर होना चाहिए था बी, बट यूपीएससी ने इसका आंसर डी लिया। आई डोंट नो वाई, मे बी दैट 5% काइंड ऑफ थिंग कि 95% टाइम्स आंसर कीज आर यूजुअली राइट, बट कई बार 5% टाइम्स हियर एंड देयर हो जाती हैं चीज़ें। तो यही है। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये कहाँ से आया था? ये देखिए यहाँ से आया था। ये सीसीआई ने भी प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए ई कॉमर्स में कुछ रेगुलेशन करी थी, और 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल लेके आई थी यूपी। ये दोनों किसी भी मैगजीन से आप फॉलो कर सकते हैं, वो हर जगह कवर्ड थी ये दोनों चीज़ें, और यहीं से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बनाया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पता रहे, ये सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस पता रहे, कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ठीक है, सेम गोज विथ, इससे पहले जो अपन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पढ़े थे, सेम बॉन्ड यील्ड 2021 में ही आया था इसके ऊपर क्वेश्चन भी, और जस्ट 2 साल बाद, 1 साल बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? देखो, मान लीजिए आपको रियल सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यू नो नथिंग अबाउट इट, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। ठीक है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब से कनेक्टेड है। ठीक है, अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, बैंक है वो किसी कंपनी को पैसा दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पैसा पूरा फिजिकल कैश जाके उस सूटकेस में देगा, है ना, अकाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगी, पहले 2 एग्जाम्पल्स और लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स में का नेचर एकदम डिफरेंट है। जहां पे भी ये दोनों एग्जाम्पल्स रहेंगे ना, वहां ये दोनों नहीं रहेंगे, अलग अलग नेचर है। एक, इसका नेचर थोड़ा सा फाइनेंशियल है, इसका नेचर थोड़ा एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसका नेचर पूरा फाइनेंशियल है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये ऑप्शंस पढ़ के कि जहां पे 1 और 2 रहेगा वहां 3 और 4 नहीं रहेगा, और जहां पे 3 और 4 रहेगा वहां 1 और 2 नहीं रहेगा। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं। 3 ऑप्शंस में तीनों को लगा दिए, 3 4 है तो 1 भी है, 3 4 है तो 2 भी है। दैट मीन्स सीधे सीधे जो अपना आंसर है वो 1 2 हो जाता है। थोड़ा लॉजिक लगाना है इसमें, कैसे? देखिए, रियल का मतलब होगा एनीथिंग जो एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड है,
एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर्विसेज इंडस्ट्री, जो एक्चुअल जो टेंजिबल है, जिसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरे नीचे के दो एग्जाम्पल रिलेटेड टू लैंडिंग और इशूइंग ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इनफ्लो, इन सब से रिलेटेड है। तो जो दो सेट्स ऑफ इकोनॉमी है, जो दो एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोनॉमी, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्या इसके ऊपर इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है? क्या इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है? हाँ, पूछता है। यूपीएससी की दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट थीम, जिसमें यूपीएससी सेक्टर्स को टारगेट करता है। 2012 में ये क्वेश्चन आया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। 2024 में ये बहुत डिबेटेड क्वेश्चन आया था अगेन ऑन द सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो ये बहुत ही, एक बोल सकते हैं, एक बहुत फेवरेट थीम है यूपीएससी की रिलेटेड टू सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये अपने को वैसे भी पता होना चाहिए, और यदि मान लीजिए अपने को नहीं भी पता है ना, तो भी हम लैंग्वेज समझ के, स्टेटमेंट्स की लैंग्वेज समझ के हम उसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज डन। अब which one of the following situation best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? देखिए, ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर था ना, ये जो क्वेश्चन था, ये आया ही बेसिकली वोडाफोन वाले केस से था, ठीक है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये देखिए, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन दी वोडाफोन केस। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। जो बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, दे आर वेरी इजी, प्रिटी इजी। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स स्टेटमेंट। यार ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है, एफडीआई का मतलब है ये, सीधे सीधे, कि हमारे देश में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसके प्रॉफिट पे वो हमको टैक्स दे रहा है और वापस चले जा रहा है, ठीक है। A foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profits arising out of its investment. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक टाइप है, आई विल नॉट से कंप्लीटली, बट ये एक टाइप है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, एक टाइप है। कैसे? कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शन पे चली जाती हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो उसको शिफ्ट कर देती है। ये अपन कभी डिटेल में बात करेंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा उस पर मैं और कंसेप्चुअली उस चीज़ को क्लियर करूंगा। बट क्योंकि अभी जो फोकस है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। यदि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आपको एक वर्ड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, डिराइव, इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई, जैसे वोडाफोन वाले केस में क्या हुआ था, वोडाफोन वाले केस में ये हुआ था कि वोडाफोन ने हज के जो स्टेक्स थे वो केमन आइलैंड में खरीद लिए थे, लेकिन हज की जो ओनरशिप थी वो इंडिया में थी। तो इसके कारण वोडाफोन, क्योंकि केमन आइलैंड एक लो टैक्स कंट्री है, लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्री है, तो इंडिया को वो टैक्स नहीं पे किया वोडाफोन ने, और हज ने बाहर मतलब विदेश में ही रह के अपने स्टेक्स इंडिया से वोडाफोन ट्रांसफर कर दिए बाहर। तो जो भी टैक्स देना पड़ेगा वो हज को केमन आइलैंड में देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का, यहाँ नहीं देना पड़ेगा। इसके कारण इसके कारण गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स भी लाए थे। जैसे यदि इसी थीम से आगे क्वेश्चन आता है तो वो आएगा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में, वो आएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में, वो आएगा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। तो ये वाले टॉपिक्स भी आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पर से ओनली दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, जो कि वोडाफोन वाले केस में था, एंड इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। किसी भी मैगजीन में ये कवर्ड था, इसके लिए आपको अलग अलग मैगजीन्स को उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct? Expenditure, again very famous theme, very favorite theme of UPSC, ठीक है। क्या इसके ऊपर इससे पहले एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आया है? जी आया है। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। मैंने यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर को भी एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कि नॉन रिकरिंग नेचर हो एंड एट द सेम टाइम वो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो भी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाए। ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेजर एक्सपेंडिचर होता है और प्रोडक्टिविटी, ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो ईजिली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो upgrading IT infrastructure, installation of new production unit, anything that increases the earning capacity and efficiency of a business, long term investment। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, सेकंड, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल ना, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू ना, ये भी नहीं। देखो, जो रेवेन्यू और कैपिटल, जो डेट फाइनेंसिंग है ना, बेसिकली अपन बोरो कर रहे हैं पैसे को, बोरोइंग फ्रॉम किसी भी बैंक से ले लिए और बैंक को अपने को वापस करना पड़ेगा ये पैसा। सो बेसिकली ये ना अपनी लाइबिलिटी साइड जाएगा, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। एंड सिमिलरली इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा कि अपन शेयर्स दे रहे हैं किसी को, है ना, और ये जो शेयर्स हैं अपन अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हैं और उसके बदले में शेयर दे रहे हैं, वो अपने को पैसे दे रहा है। तो नीदर दिस विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या होता है? रिकरिंग बेसिस पे, जो कि बिजनेस ऑपरेशंस पे काम आते हैं, जैसे कि सैलरी, है ना, इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के काम आती है, शॉर्ट एक्सपेंडिचर रहता है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर रहता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग इन नेचर, ये देखो, पेमेंट, रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इक्विटी फाइनेंसिंग रिकरिंग नहीं हो सकती। एक क्या यार, आप खुद सोचो, क्या आप अपने बिजनेस को, क्या आप हमेशा इक्विटी देते रहोगे? अपनी ओनरशिप नहीं बना के रखोगे, 50% दे दिए, फिर 70-60% दे दिए, फिर नहीं होगा ना ऐसा। बहुत बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये, कि इक्विटी फाइनेंसिंग कैन नेवर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड डेट फाइनेंसिंग तो लाइबिलिटी हो गई ना, बैंक को अपन पैसा ले रहे हैं बैंक से, और वो पैसा बैंक को अपने को विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया, राइट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट मीन्स दिस इज इट इज़ मतलब ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। और ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? ये जो पब्लिक फाइनेंस वाला जो चैप्टर है इकोनॉमी का, किसी भी बुक में, एनी बुक से ये चैप्टर आपका किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, देखिए, बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो गवर्नमेंट है ना, वो बोरो करती है हमसे, गवर्नमेंट बोरो करती है हमसे। कैसे? एक्सटर्नल करती है। कैसे? कई बार सोवरेन बॉन्ड्स इशू करती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से बोरो करते हैं लोग, वो प्राइवेट एंटिटीज़ करते हैं मेनली, बट गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन बॉन्ड से बोरो करता है। और इंटरनल भी, हम, आप, अपन लोग जैसे जो लोग हैं, उनसे भी गवर्नमेंट बोरो करती है। कैसे? टी बिल्स आप पढ़े होंगे, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़ आप पढ़े होंगे, है ना, और वो जो सेविंग्स स्कीम है, किसान विकास पत्र हो गया, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इन सब को जब अपन इन सब में पैसा डालते हैं, इवन अगर बैंक में भी अपन पैसा डालते हैं ना, तो बैंक से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, तो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो पैसा। सो जो हमारी कोई भी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, मतलब हमारी और आपकी सेविंग, हम पैसे को ना हमेशा सेव करके रखना चाहते हैं, बट दैट इज़ वो चीज़ सही नहीं है। कैसे? 100 रुपीज़ है, अगर इन्फ्लेशन रहेगा मार्केट में तो नेक्स्ट ईयर 6% इन्फ्लेशन है तो उसकी वैल्यू 106 हो जाएगी, लेकिन यदि वो आपके पास पड़ा रहेगा ना, तो दैट विल बी ओनली 100 रुपीज़। तो एनीवेज हम 10 जगह इन्वेस्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बैंक में, कुछ टी बिल्स में हम इन्वेस्ट करें, ताकि गवर्नमेंट की भी वो चीज़ काम आए और गवर्नमेंट उसके बदले में हमको इंटरेस्ट दे। ठीक है, तो अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरो, एकदम सही है। ये यहाँ पे मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है कि कैसे डेटेड इंटरनल डेट, कैसे डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, है ना, और सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, और एक्सटर्नल डेट अलग रहता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बता दिया है।
डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट। देखो लार्ज कंपोनेंट बोला है, लार्जेस्ट नहीं बोला है। इट इज़ नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। लार्ज कंपोनेंट बोला है कि डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटीज क्या रहती है? एनीथिंग जो टी बिल से ज़्यादा रहता है, जिसमें जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हो और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको देती है, फिक्स्ड कूपन रेट इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। तो लार्ज कंपोनेंट बोला है, अगर ये लार्जेस्ट बोलता तो वहाँ पे अपन बोलते इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। बट सिंस लार्ज कंपोनेंट बोला है, इट इज़ नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए डेटेड सिक्योरिटी पहले पोजीशन पे ही आ रहा है इंटरनल डेट के, और यदि हम ओवरऑल डेट कंपोजिशन देखेंगे तो 93% हमारा इंटरनल डेट है और ओनली 7% एक्सटर्नल डेट है। इसलिए बोला भी जाता है कि बहुत मतलब सिक्योर्ड है अपन डेट प्रोफाइल के बेस पे, इंडिया बहुत सिक्योर्ड नेशन है, इंडिया की स्थिति पाकिस्तान जैसी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ अपन अप्रोच कर सकते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे बनाए हैं, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की है जिसमें हमको कोई डिटेल्ड नॉलेज ना हो भली, लेकिन हम इस एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे डिकोड कर पाए, ठीक है। सो ये जो माइक्रो थीम, जैसे ये जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया आपको, ये इंटरनल डेट वाला, ये जो डेट का क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा है यूपीएससी ने। कभी ये देखो 2019 में क्या, एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट एंटिटीज, ये देखो डेट, ठीक है। 2011 में एक्सटर्नल डेट, ये डेट प्रोफाइल का क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैंने आपको ये एडेड इन्फॉर्मेशन दी पब्लिक डेट कंपोजिशन की कि 93% अपना इंटरनल डेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हु बहू ये स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। सो ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है मेरे एंड से, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग गया था तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बट मेरा ये प्लान है कि वी कैन गो 20 क्वेश्चंस अ डे, तो ईजिली हम आराम से 12-13 ईयर्स की ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं हर पेपर की, ठीक है। सो यदि ये आपको इनिशिएटिव ठीक लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स मैं आगे के वीडियोस प्लान करूँगा, ठीक है।